हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कंपनी। और आज हम लेकर आए हैं सेट्स चैप्टर से एक बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक जो बच्चों को लगता है हमेशा। बहुत सारे बच्चों ने इस टॉपिक के लिए डिमांड करी कि वीडियो बनाइए इसके लिए, और इस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। बच्चा सेट चैप्टर में हर चीज समझ जाता है, हर चीज उसको इजी लगती है, चाहे वो रोस्टर फॉर्म हो, सेल बिल्डर फॉर्म हो, सबसेट बनाना हो, यूनियन करना हो, इंटरसेक्शन करना हो, कॉम्प्लीमेंट करना हो। लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं तब बच्चा वहां पर फंसता है और उसको समझ नहीं आता है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे किए जाते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए है, बिल्कुल उन्हीं बच्चों के लिए जिनको प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स की प्रॉब्लम्स में डिफिकल्टी होती है। वो वीडियो आज की पूरी देखें और समझें कि कैसे ये प्रूफ वाले क्वेश्चन जो सेट्स में आते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स वो कैसे किए जाते हैं। तो उसके लिए देखिए, आपको पहले बेसिक इस चैप्टर की जो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन कह लें या उसका फाउंडेशन कह लें या उसकी कह सकते हैं उसकी नॉलेज कह लीजिए, वो होनी चाहिए पहले से, कि मुझे पता होना चाहिए कि यूनियन, इंटरसेक्शन ये सब कैसे किया जाता है, क्योंकि मैं आज सिर्फ प्रॉपर्टीज की बात करने वाला हूं। तो देखिए, यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसमें आता है कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडॉप्टेंट लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फाई। तो देखिए, अगर आप ए यूनियन बी करो या बी यूनियन करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तीन सेट्स में लगता है, ठीक है। ए यूनियन बी करके बी यूनियन सी कर लो, या बी ए यूनियन बी करके फिर यूनियन, सॉरी यहाँ पे यूनियन आएगा, यूनियन करके फिर सी करो, तो आपका जो आंसर है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। एडॉप्टेंट लॉ कहता है ए का यूनियन ए से करोगे तो वापस ए ही आता है, ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट से करोगे तो ऑब्वियस ही बात है यूनिवर्स ही आएगा, ए का यूनियन फाइव से करोगे, फाइव में कुछ भी एलिमेंट होता नहीं है तो ए के एलिमेंट आ जाएंगे। सेम यही प्रॉपर्टी आपके इंटरसेक्शन में भी होती है। ये कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया, देखिए ए इंटरसेक्शन बी करो, बी इंटरसेक्शन करो, सेम होता है, ये तीन सेट्स में लगता है। ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लोगे तो कॉमन एलिमेंट ए के ही आ जाएंगे। इंटरसेक्शन का मतलब याद होगा कॉमन लेते हैं, और ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से लोगे तो एक एलिमेंट ही कॉमन होंगे, और ए और फाइव में तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो ये फाइव हो जाएगा। एक लॉ यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के अंदर इंटरसेक्शन यूनियन दोनों एक साथ यूज होते हैं, जैसे ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसे करेंगे, पहले ए का यूनियन बी के साथ, ये देखिए, फिर इंटरसेक्शन करेंगे ए का यूनियन सी के साथ, और इसी प्रॉपर्टी को फिर आप यूनियन अंदर कर दो, इंटरसेक्शन बाहर कर दो, तो इंटरसेक्शन बी फिर उसका यूनियन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, जस्ट लाइक कि आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया हो। एंड दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जब आप उसको किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस लेते हैं, उसका माइनस करते हैं, तो देन यू गेट द कॉम्प्लीमेंट। तो ए के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वापस ए सेट आएगा, ए के यूनियन के का कॉम्प्लीमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट ए के साथ लोगे, मतलब ए का यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ लोगे तो यूनिवर्स वापस आ जाएगा। इंटरसेक्शन दोनों में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ए के कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आते हैं जो ए में नहीं होते हैं, तो इसलिए दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो सकता। फाई का कॉम्प्लीमेंट मतलब फाई को यूनिवर्स से हटा दो, तो यूनिवर्स से अगर फाई को हटाएंगे तो यू गेट यूनिवर्स, यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, और यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट ही हटा दो, यू गेट फाई। एंड दिस लॉ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत यूज होता है सेट्स की प्रॉपर्टीज में, एंड दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होता है, और इसी प्रॉपर्टी को फिर आप अलग तरीके से लगा सकते हैं, यहाँ पे यूनियन का इंटरसेक्शन करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है देखो जो पहले से बच्चे को आनी चाहिए, ताकि हमें जब बीच में इनको यूज करें तो आपको समझ में आए। तो देखिए, अब ये सारी प्रॉपर्टीज और सारे जो प्रॉपर्टीज कह लीजिए, फॉर्मूले कह लीजिए, इन सबको देखने के बाद अब हम थोड़ा सा और बेस बनाएंगे, ताकि हम प्रूफ वाले जो क्वेश्चंस आते हैं सेट्स के ऊपर उनको आसानी से कर सकें। तो आइए देखिए अब क्या क्या चीजें आपको और समझनी है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपके पास दो बड़े मेन ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है आपका यूनियन और एक होता है इंटरसेक्शन। अब इनको कैसे प्रॉपर्टीज में यूज करना होता है वो आइए समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ए सेट है और उसके अंदर 1, 2, 3 तीन एलिमेंट्स है, और एक कोई बी सेट है उसके पास 3, 4, 5 एलिमेंट्स है। अब मैं किसी स्टूडेंट को कहता हूं कि आप इन दोनों का यूनियन लीजिए, तो बच्चा कहेगा सर इनका यूनियन लेने पर मेरे को आंसर मिलेगा, ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और सारे बी के भी आएंगे, और जो कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखेंगे। तो 1, 2, 3 लिख लिया, 3 दोनों में कॉमन है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, और 4 और 5 आ जाएगा। तो ये बन गया इन दोनों का यूनियन। अब देखिए, यूनियन में क्या होता है कि जैसे सपोज करिए कि मैंने आपके लिए कोई एक एलिमेंट लिया जो उसके यूनियन में प्रेजेंट है, या मैं कोई ऐसा एलिमेंट लेता हूं जो चलो ए में प्रेजेंट है। तो जैसे होता क्या है कि अगर आपने मान लीजिए 1 लिया, तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको ए यूनियन बी में नजर आ रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, तभी बातें समझ में आएंगे, फिर इनको आपने उन क्वेश्चंस को बनाने
के लिए यूज करना पड़ेगा, जो बाद में करेंगे प्रूफ वाले क्वेश्चंस। तो देखिए 1 बिलोंग करता है ए यूनियन बी को, तो भाई अगर 1 ए यूनियन बी को बिलोंग करता है तो इससे ये साबित होता है कि 1 ए में भी आता होगा, है ना भाई। 1 जो है वो बिलोंग्स टू ए करेगा, क्योंकि जब 1 बिलोंग्स टू ए होगा तभी तो वो उनके यूनियन में भी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट अगर ए और बी के यूनियन में आता है तो वो एलिमेंट ए में भी आता है, ठीक है। ऐसे अगर मैं यूनियन से कोई और एलिमेंट लेता हूं, सपोज करो मैंने यूनियन से ले लिया 4, तो 4 जो है अब वो यूनियन को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये है कि 4 अब किस में आ रहा है, देखो 4 आप देख सकते हैं बी में आ रहा है, ठीक है। 4 किस में आ रहा है, देखिए अब बी में आ रहा है। तो यानी कि जब भी हम दो सेट्स का यूनियन करते हैं तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं या तो वो ए में होते हैं या तो वो बी में होते हैं, और या तो वो कोई ऐसा एलिमेंट भी हो सकता है जो दोनों में होगा। जैसे कि अगर सपोज करो कि मैं 3 ले लेता हूं, तो 3 अगर आप देखें तो वो एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी आता है और बी में भी आता है और यूनियन में भी आता है। यानी कि यूनियन के अंदर जब एलिमेंट्स आते हैं तो वो 3 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, या तो वो ए सेट को बिलोंग करते हैं, या वो बी सेट को बिलोंग करते हैं, और या वो दोनों को भी बिलोंग कर सकते हैं। इसलिए इस चीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है और से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, और से। यानी कि अगर मैं अब इसको कैसे समझाता हूं, जैसे कि आप देखिए, आपको मैंने कभी भी आगे ऐसे लिखा, इधर देखिए, अब मैंने जैसे कि कभी भी आगे ऐसे लिख दिया कि भाई अब यहाँ पर 1 है, अब देखो 1 भी हो सकता है, कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, तो हम इसको जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज करने का मतलब हुआ कि मैंने मान लिया कि 1 के अलावा कोई x नाम का एलिमेंट है, और x नाम का जो एलिमेंट है वो कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है जो कि यूनियन में प्रेजेंट है। अब वो x कुछ भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो यानी कि जब भी मैं लिखता हूं कि x बिलोंग करेगा a यूनियन b को, तो आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे, आप इसको हमेशा और से ब्रेक करेंगे। आप कहेंगे कि x बिलोंग करता होगा a को, और या फिर x बिलोंग करता होगा b को। लेकिन ये वो इंग्लिश वाला और नहीं है कि भाई ये कर लो या ये कर लो, नहीं। इस और के अंदर याद रखिए 3 चीजें होती हैं, इस और के अंदर 3 चीजें होती है। यूनियन को हमेशा और से प्रेजेंट करेंगे, तो और में ब्रेक करना है आपने जब भी यूनियन, और उसमें 3 चीजें हैं। इसमें वो एलिमेंट हैं जो ए में आते हैं, सिर्फ ए में आते हैं, जिसको कहेंगे ओनली ए। यानी कि कभी भी हम दो सेट्स का यूनियन करते हैं तो उसमें 3 तरह के एलिमेंट होते हैं, या तो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो सिर्फ ए में आते हैं, या तो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो सिर्फ बी में आते हैं, और यहाँ पर ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो दोनों में आते हैं, यानी कि बोथ ए एंड बी में आते हैं। तो इसीलिए ये जो हम लिखते हैं जब भी, क्या कहते हैं और, तो ये तीनों बातों को कंटेन करता है। तो आज के बाद अगर मैं कभी भी ऐसे आपको दिखा हुआ आपने कभी मिला कि x बिलोंग टू a यूनियन b है, तो आप उसको ब्रेक करेंगे कि x a में आएगा और फिर x b में आएगा। तो आपने याद रखना है कि यूनियन को हम हमेशा किससे ब्रेक करेंगे, और से। अब इस चीज को हम अपोजिट वे में भी समझ सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैंने कल को ये बात बोली कि 1 कोई सेट है, 1 कोई एलिमेंट है, सॉरी, जो कि आपके किस में आता है, 1 जो कोई एलिमेंट है जो मान लीजिए ए में आता है, ठीक है। 1 कोई एलिमेंट है जो ए में आता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो 1 होगा वो ए और बी के यूनियन में भी आएगा। ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि देखो अगर 1 ए में आता है तो 1 ए यूनियन बी में भी आता है। ऐसे अगर आप बी में भी कोई एलिमेंट ले सकते हैं जो कि बी में आता है, तो ऑब्वियस ही बात है वो यूनियन में भी आ जाएगा। तो इसको भी अगर हम जनरलाइज कर दें तो आपने ऐसे याद रखना है कि जब भी मैंने लेट किया कि कोई x नाम का आर्बिट्ररी एलिमेंट है जो a में आता है, तो 100% है कि आपने ये भी समझ के रखना है कि वो उन दोनों के यूनियन में भी आता है। तो इस तरह से आपको चीजों को समझना पड़ेगा कि कभी भी ऐसे लिखा हुआ मिला कि x बिलोंग टू a यूनियन b, तो उसका 2 बातें होंगी, x बिलोंग टू a और या x बिलोंग टू b। लेकिन इस असली में इस और का मतलब ये 3 बातें होती हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी कि अगर 1 बिलोंग्स टू a है तो 100% जैसे 1 a यूनियन b में आ रहा है, तो वैसे इस 1 को आप कोई x मान लीजिए। अब x कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो फिर x बिलोंग टू अगर a लिखोगे तो ये भी मान के चलना कि x बिलोंग करेगा 100% किसमें, a यूनियन b। तो यूनियन की कहानी जो होगी ऐसे हम प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं इन्हीं के इंटरसेक्शन की। अगर आप इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं बताओ, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो इन दोनों में बताओ क्या कॉमन है, तो सर इन कॉमन सिर्फ इनमें 3 है, तो 3 इनमें कॉमन एलिमेंट आ रहा है। तो यानी इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ बोथ
का होता है, बोथ ए एंड बी होता है, इसको बोथ ए एंड बी से माना जाता है। यानी कि अब हम कभी भी अगर ऐसे बोल रहे हैं, देखिए कि 3 कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी को, तो भाई तभी ये 3 बिलोंग करा होगा ए इंटरसेक्शन बी को, तो दैट मीन्स इस बात को इंप्लाई करता होगा कि 3 ए में भी आता है एंड 3 जो है वो बी में भी आता है। तो यानी कि आप इंटरसेक्शन को एंड से ब्रेक करेंगे, तो यहां पर एंड का मतलब है कि ये दोनों में आता होगा तभी उनके इंटरसेक्शन में प्रेजेंट है। तो आगे आप मुझे ऐसा करता हुआ देखेंगे कि जब भी मैं कोई एलिमेंट लेट करूंगा जो इंटरसेक्शन में मौजूद है तो उसको ब्रेक किया जाएगा एंड से। तो अगर आप इस चीज को जनरलाइज कर दीजिए, तो आपने माना कि लेट कोई एक्स नाम का एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन बी में आता है, तो आप उसको जनरलाइज करेंगे आर्बिट्ररी मानकर, तो फिर आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे कि x बिलोंग्स टू ए भी करेगा एंड x बिलोंग्स टू बी भी करेगा। तो ये चीज आपको आनी चाहिए कि हम इंटरसेक्शन को एंड से हमेशा क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ये चीजों को आप पहले समझिए कि अगर हम यूनियन करते हैं तो उसको और से ब्रेक करेंगे, और अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हम उसको किससे ब्रेक करेंगे, हम उसको फिर एंड से ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और एक चीज मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगा कि जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो जब हम इस तरह से ब्रेक करेंगे ए और बी में और लगा के यूनियन के केस में, तो आपको दोनों साइड से प्रूफ करना पड़ेगा। वो चीज, जो भी चीज आपको प्रूफ करना है वो दोनों साइड से करना पड़ेगा। आपको इधर वाली साइड से भी करना पड़ेगा और जो दूसरी साइड है और के बाद वाली उससे भी करना होगा। लेकिन जब हम ये चीज एंड में करते हैं तो फिर हमें दोनों साइड से करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट है। तो इसलिए हम एक साइड से भी इसको प्रूफ कर दें तो वो काम चल जाएगा, दूसरी साइड से प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। अब इसको और अच्छा तब समझ पाएंगे जब मैं आपको आगे इस पर क्या कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। अब आखिरी चीज, बस एक और फाउंडेशन बना लेते हैं। आइए, क्या आखिरी चीज एक और समझ लीजिए सभी बच्चे। देखिए, अब जनरली आपको इन क्वेश्चन, जब आप प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर आपको दो चीजों को इक्वल करना होता है, यानी कि जैसे दो डिफरेंट सेट्स हैं और आपको उनको इक्वल करना होता है। तो आपको ये प्रूफ करना होता है कि जैसे कि अब मेरे को प्रूफ करना है एग्जाम में कि भाई ए सेट किसके बराबर है, बी सेट के। तो ये काम कैसे होगा, आप ए इक्वल्स टू बी सेट कैसे लें। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर ए और बी होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो चीज हम ए और बी में सोचेंगे वैसे ही बाकियों के लिए भी करेंगे। तो जब भी आपको ए इक्वल्स टू बी लाना होगा तो पहले आपको ये प्रूफ करना होगा कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है। तो सबसे पहले आप ये प्रूफ कर दें, इफ मान लीजिए कि ए बी का क्या है, सबसेट है। ये लाना पड़ेगा, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आप ये भी प्रूफ कर दें, आपने प्रूफ पहले ये कर दिया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और देन फिर आप ये भी प्रूफ कर दें कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे सबसेट की कहानी आती है। सबसेट समझते हैं ना, जिसके सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं तो उसको सबसेट माना जाता है। तो फर्स्ट यू हैव टू प्रूव कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड देन यू हैव टू प्रूव दैट कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो जब भी ऐसा होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में आ गए और बी के सारे एलिमेंट ए में आ गए, यानी ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो दोनों सेट आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इस चीज को लेकर आएंगे पहले, तभी आप दो डिफरेंट सेट्स को क्या कर पाएंगे, इक्वल कर पाएंगे। तो यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी बनाइए और फिर बी को सबसेट ऑफ ए बनाइए। अब ये कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो बस अब ये फाउंडेशन है कि भैया अगर यूनियन दिया है तो कैसे सोचना है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो फिर कैसे सोचना है, और अगर दो सेट्स को इक्वल करना है तब कैसे सोचना, और इनको कैसे इक्वल करना है वो भी मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। जब आपको लगे कि मेरे को ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि भैया ए जो है वो सबसेट है बी का, ये प्रूफ करना है। तो आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, जानते हैं इसका मतलब कि ए के सारे एलिमेंट बी में आते हैं। यानी कि अगर मैंने लेट किया कि x कोई एलिमेंट है जो ए सेट में आता है, तो मुझे अब ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो x नाम का एलिमेंट है ये बी सेट में भी आता है। जैसे ये देखो ना, अगर मैं आज ये लिख दूं 1,2, तो क्या ये सबसेट नहीं होगा 1,2,3 का। तो देखिए अगर यहाँ पर 1 आता है, ये 1 आता है, तो 1 इसके यहाँ पे भी आएगा। ये इसका देखो, जैसे आपको ये ए मान लो, इसको बी मान लो। तो अगर आपने सपोज किया कि जो एलिमेंट है वो 1 वो ए में आता है, तो ऑब्वियस ही बात है वो बी में भी आएगा, तभी तो उसका सबसेट बनेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको साबित करेंगे कि जो हमने अब इसको 1 को हम x मान लो यहाँ पे, तो अब हम ये साबित करेंगे कि x अगर a में आता है तो कुछ भी करके हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और देन वी शो दैट कि भैया x b में भी आता है। तो जैसे आपने ये साबित किया कि x a में लेट किया, x a में लेट किया
और फिर ये प्रूव कर दिया, ये प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूफ, यू हैव टू प्रूफ, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको साबित कर देना है कि अगर एक्स ए में था तो एक्स बी में भी था। तो इससे हमें मिल जाएगा कि ए किसका सबसेट है, बी का। और जब आपको इसका रिवर्स करना है ना भाई, अब इसका रिवर्स भी तो करना है। अब आपको साबित करना होगा नेक्स्ट पार्ट में क्या, कि टू प्रूफ अब आपको ये करना पड़ेगा कि भाई बी सबसेट है ए का। तो भाई अब बी सबसेट है ए का, ये कैसे बनाओगे, है ना, बी सबसेट है ए का, ये कैसे बनाओगे। तो उसको बनाने के लिए फिर आपको वही सेम प्रोसेस, जैसे आपने यहां सोचा वैसे ही सोचो कि एक्स कोई एलिमेंट है जो बी सेट में आता है। तो मैंने लेट कर लिया एक्स कोई एलिमेंट है बी सेट में आता है। अब बी को अगर ए का सबसेट बनाना है तो बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। तो आप कुछ भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये प्रूफ करेंगे। और यहाँ पे कोई डिफरेंट एलिमेंट ले लेना, जैसे यहाँ पे आपने एक्स लिया तो यहाँ पे एक्स मत लेना, क्योंकि यहाँ पे कोई अलग एलिमेंट हो सकता है, तो आप वाई मान लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब इधर प्रूफ कर रहे हैं सबसेट ऑफ बी तो एक्स एलिमेंट ले लो, और जब बी को सबसेट ए का बना रहे हैं तो वाई ले लो, और साबित कर दो कि वाई जो है वो ए सेट में भी आता है। ये आपको प्रूफ करना होगा, यू हैव टू प्रूफ। ये कैसे होगा, वो प्रॉपर्टी से होगा, ये आपको साबित करना होगा। और जब आपने साबित कर दिया तो इससे साबित हो जाएगा कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये लॉजिक है भाई, ठीक है। पहले x बिलोंग्स टू ए मानो, फिर x बिलोंग्स टू बी प्रूफ कर दो तो ए सबसेट बी का हो जाता है। फिर y बिलोंग्स टू बी मानो और उसके बाद साबित कर दो कि y बिलोंग्स टू ए भी होता है, तो b सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। फिर इसको फर्स्ट बना लो और इसको सेकंड बना लो और लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना भाई। फिर लास्ट में लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a इज इक्वल्स टू b। और समझते हैं कि इन सभी लॉजिक्स को अब हम कैसे यूज करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि अगर ए का यूनियन बी के साथ बराबर है ए के इंटरसेक्शन बी के साथ, तो बताए साबित कर दीजिए कि ए बराबर बी होगा, यानी ए इक्वल्स टू बी होगा, यानी इन दोनों सेट्स को हमें इक्वल लाना है। तो अभी मैंने क्या बताया था कि अगर दो सेट्स को इक्वल लाना है तो इन दोनों को एक दूसरे का क्या बनाना होगा, सबसेट। तो सबसे पहले आइए हम प्रूफ करते हैं कि ए बी का सबसेट है। और अगर मुझे ए को बी का सबसेट बनाना है तो फिर मैं कैसे करूंगा, अभी मैंने आपको लास्ट में बताया, वही चीज आपको यूज करनी है कि अगर आपको ए को बी का सबसेट बनाना है, ये देखिए, तो फिर आपको पहले एक्स एक एलिमेंट लेट करना है जो ए में आता है और फिर प्रूफ कर दीजिए कि वही एलिमेंट बी में भी आता है। तो आइए ये काम हो पाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले लेट कर लीजिए कि एक्स बिलोंग्स टू ए होगा, ये देखिए लेट कर लीजिए कि एक्स बिलोंग्स टू ए होगा। तो मुझे बताइए, अब देखो जो चीजें गिवन है ना उनको यूज करना होता है, तो मुझे इनको यूज करना है तभी मैं इस क्वेश्चन को कर पाऊंगा। तो अब देखते हैं, दिमाग लगाते हैं आगे क्या हो सकता है। तो देखिए अब मुझे अगर यूनियन तक पहुंचना है तो मैंने कहा यूनियन दे रखा है, तो यूनियन तक कैसे पहुंचे, तो मैंने लिख दिया कि एक्स अगर ए में आता है तो एक्स जो होगा वो ए के यूनियन में भी आता होगा, ए के यूनियन बी में भी आता होगा। अभी तो बताया था पीछे ही बात कि अगर कोई भी एलिमेंट ए सेट में आता है या बी में आता है तो उनके यूनियन में भी आता है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होगा। बट क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी के। तो भाई जो क्वेश्चन कह रहा है उसकी बात सुन लो। तो फिर ए यूनियन बी को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ। और जब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होगा तो इसकी दो बातें निकल कर आएंगी। अभी बताया था ना पीछे, देखो सारी कहानियां पीछे से उठेंगी। ये देखिए, जब मैंने कहा था कि अगर एक्स बिलोंग टू इंटरसेक्शन बी होगा, यानी जैसे यहाँ पे था, तो एक्स ए का भी एलिमेंट होगा एंड एक्स बी का भी एलिमेंट होगा, वो दोनों का कॉमन एलिमेंट होता है। तो उसी वजह से मैं इसको लिख सकता हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू ए भी करेगा एंड उसके साथ साथ एक्स बिलोंग्स टू बी करेगा। बट मुझे क्या चाहिए था, मुझे क्या चाहिए वो उठा लो बस। तो मुझे ये चाहिए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब आपका और आता है ना, एक बात ध्यान रखना, जब और आएगा बीच में तो दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन जब एंड होता है तो किसी एक पार्ट से भी हमारा आंसर आ जाता है। तो ये देखिए एक्स बिलोंग्स टू डी हो गया, तो मैंने लेट किया था कि एक्स बिलोंग्स टू ए है और मैंने साबित कर दिया कि एक्स बिलोंग्स टू बी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नाउ मेरे पास अब क्या आ गया कि x बिलोंग्स टू a था, तो दिस इंप्लाइज दैट कि x ऑल्सो बिलोंग्स टू b हो गया। तो सो मैंने साबित कर दिया कि a b का क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये मेरा पहला काम हो गया। ठीक है, अब मेरे को अपोजिट जाना है, यानी कि मुझे b को a का सबसेट बनाना है। तो देखिए अब हम क्या लेट करेंगे, हम लेट करेंगे कि y कोई एलिमेंट है जो b सेट में आता है। तो भाई अगर y जो एलिमेंट है वो b सेट में आता है तो a और b के यूनियन में भी आएगा। भाई जैसे यहाँ किया था बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अब a यूनियन b किसके बराबर था, बोलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a यूनियन b किसके बराबर था, a इंटरसेक्शन b के बराबर था। ये देखिए इंटरसेक्शन b के बराबर था, तो इसका मतलब y जो एलिमेंट है वो a इंटरसेक्शन b में भी आता है।
और इंटरसेक्शन को फिर हम किस में ब्रेक करते हैं, एंड में। तो यहां से दो पार्ट्स बनेंगे, मतलब y बिलोंग्स टू a एंड साथ साथ y बिलोंग्स टू b। बट हमें इसमें से क्या चाहिए, y बिलोंग्स टू a वाला पार्ट चाहिए, क्योंकि y बिलोंग्स टू b तो हो चुका था। तो हमने साबित करा कि y बिलोंग्स टू a था, और इससे इंप्लाइज हो गया कि y a में भी आता है। तो इसका मतलब b इज अ सबसेट ऑफ a, और इसको बना लो सेकंड इक्वेशन। बोलिए समझ में आया? तो यहां से साबित हो गया a b का सबसेट, और यहां से साबित हो गया b a का सबसेट है। तो लास्ट लाइन अब आपको क्या लिखनी है, लास्ट लाइन आपको ये लिख देनी है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें मिल गया a बराबर, क्योंकि a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, तो फिर a इक्वल्स टू b हो जाएगा। देखा? तो ये चीजें थोड़ा ध्यान पूर्वक और लॉजिकली सोचना पड़ेगा, क्योंकि एलिमेंट पे सोचना आसान होता है, 1 2 3 4 5 पे सोचना आसान होता है, लेकिन जब कहानी ऐसे x y z में चलती है तो दिक्कत आती है। लेकिन जो चीज आप 1 2 के लिए सोच पा रहे हो, तो उसको 1 या 2 पे ना सोच के x y पे सोचोगे ना, तो बात बनेगी, बिल्कुल बनेगी। जब भी कंफ्यूजन हो ना, तो ऐसे सोचो कि भाई यार ये x नहीं है, कोई एलिमेंट है 1, तो 1 अगर a में भी आता है तो 1 क्या a यूनियन b में आता है, ऐसे सोच लेना। अगर आता है तो फिर ठीक है भैया, x भी उसको मान के फिर करते रहिए काम अपना चालू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर a यूनियन b a यूनियन c के बराबर है, और ऐसी a इंटरसेक्शन b a भी इंटरसेक्शन b जो है इंटरसेक्शन c के बराबर है, तो साबित करो कि b बराबर होगा c के। अब b को c के इक्वल करना है, यानी कि अब हमें इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट बनाना होगा। हमें साबित करना होगा कि b जो है वो सबसेट है c का, और जो c है वो सबसेट है b का। तो आइए सबसे पहले हम ये साबित करते हैं कि b जो है वो सबसेट है c का। तो उसके लिए लेट कर लो कोई एलिमेंट x जो b सेट में आता हो, ठीक है। अब ये साबित कर दो कि यही जो b एलिमेंट का, सॉरी ये जो x एलिमेंट जो b में आता है, ये किस में भी आता होगा, कुछ भी करके प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो और साबित कर दो कि x c में भी आता है, क्योंकि ताकि b सबसेट बन जाए c का। तो वहां तक अब हम कैसे पहुंचेंगे, आइए दिमाग लगाते हैं। तो सोचिए कि अगर x बिलोंग्स टू b है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर x बिलोंग्स टू b है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग करेगा उन दोनों के यूनियन में भी, ठीक है भाई, a और b के यूनियन में भी लाई करेगा। अब x अगर बिलोंग करता है a यूनियन b में, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a यूनियन b किसके बराबर है, a यूनियन c के। तो बट फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कि a यूनियन b तो किसके बराबर है, a यूनियन c के। तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा अब a यूनियन c को, x बिलोंग करेगा अब a यूनियन c को। अब यूनियन के हमारे पास कितने पार्ट्स बनते हैं, यूनियन को हम कैसे लिखते हैं बताओ? तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि x या तो बिलोंग करेगा a पे, और नहीं तो x बिलोंग करेगा c पे। यही तो लिखेंगे, x बिलोंग करेगा अगर a पे तो x बिलोंग करेगा c पे, और हमें x बिलोंग टू c चाहिए था। तो देखो इधर वाले पार्ट से तो बात बन, लेकिन और वाले में क्या होता है, देखो एंड वाले में क्या होता है कि हम एक साइड को भी ले लेते तो भी बात बन जाती, दूसरी साइड पे अगर हम नहीं भी काम करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों सेम चीजें हैं। लेकिन और में नहीं होता है। अब और में देखो इधर वाले पार्ट से तो बात बन गई, यहाँ वाले पार्ट से तो बात बन गई। ये देखो कि यहाँ से हमें साबित हो चुका है कि x c में आ गया, जो मैंने x b में माना था वो c में आ गया। तो यहाँ वाले पार्ट से तो बात होगी साबित कि अगर x b में आता है तो ये इंप्लाइज कर चुका है कि x अब c में भी आता है। तो यहां से तो बात बन गई कि b जो है वो सबसेट है c का, b जो है वो सबसेट है c का, ठीक है भाई। तो यहां से तो मैंने कहानी जो है सेट कर दी है, b जो है वो सबसेट है c का। थोड़ा c अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबसेट और c में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसको मैं अलग कलर का ही बना देता हूं। तो ये आपका ऐसा कुछ दिखेगा, देखो ऐसा, ठीक है भाई। लेकिन अब उधर वाले पार्ट से भी हमें साबित करना है, क्योंकि उधर तो अभी ये साबित हो रहा है कि x बिलोंग्स टू a, लेकिन हमें लाना है कि x बिलोंग्स टू c है। तो आइए अब साबित करते हैं कि यहां से हम x बिलोंग टू c कैसे लाएंगे। तो देखो अब इसको अगर हम देखें, ये मिला और हमने स्टार्टिंग कहां से करी थी, इससे। तो इसको अगर हम कंबाइन करें, इसको और इसको अगर हम कंबाइन करें, तो ये कहना चाह रहा है कि x बिलोंग्स टू a भी कर रहा है, और हमने पहले से मान रखा था कि x b पे आता है। तो ये एंड से जुड़ गए, क्योंकि x a में भी आता है, हमने साबित कर दिया, और b में तो पहले से लेट किया हुआ था। तो x a में भी आता है एंड x b में भी आता है। तो इसका मतलब हो गया कि वो दोनों के इंटरसेक्शन में आता है, वो दोनों इन दोनों के इंटरसेक्शन में आता है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलो क्या बताया गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ क्या बताया गया है कि a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c के बराबर है। तो यहां से अब मैं क्या लेकर आऊंगा, यहां से मैं क्या लेकर आऊंगा, बट क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c के बराबर है। तो फिर x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन c को,
और अगर x बिलोंग टू इंटरसेक्शन c होगा तो उसके फिर क्या लिखोगे कि x a में भी आता है और x c में भी आता है, और मेरे को यही चाहिए था कि x c में लाना था। देखो तो x बिलोंग टू c है, क्योंकि दोनों का मतलब तो ये कि यहाँ पे दोनों तरफ सॉल्व नहीं करना, एंड लगा हुआ, जब और लगेगा तब दोनों तरफ सॉल्व होता है, एंड में नहीं होता। तो x बिलोंग्स टू आपका c हो गया। तो सो यहां से साबित हो गया कि अगर x b में माना गया तो इंप्लाई कर गया कि x किस में आता है, c में। तो साबित हो गया यहां से भी कि b इज अ सबसेट ऑफ c, b इज अ सबसेट ऑफ c। तो अभी हमारा आधा काम हुआ है, क्योंकि हमने b को सबसेट बना दिया c का। अब हमें अपोजिट भी तो करना है, तो अब हम करेंगे दूसरा काम। अब हमें c को सबसेट बनाना होगा b का। तो देखिए ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। देखो मेरे को पास इन क्वेश्चनों को करने का एक रास्ता और भी है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। देखो अभी थोड़ा सा लग रहा होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इनको बनाने का एक रास्ता और भी है। बट वहां पर फिर हमें थोड़ा और अच्छी प्रॉपर्टी का यूज करना होता है। तो पहले इसको सीख लीजिए, फिर कुछ और तरीके भी हैं जिनसे कि इन क्वेश्चनों को आप और जल्दी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो चलिए, तो सबसे पहले अब लेट करेंगे y बिलोंग्स टू c। अब y बिलोंग्स टू c और साबित क्या कर देंगे कि y b में भी आता है, ताकि c सबसेट बने b का। सेम प्रोसेस से चलना है। देखो यहाँ पे भी अब y बिलोंग्स टू अगर c है, तो अब y बिलोंग्स टू अगर क्या है बोलिए c है, तो इसका मतलब है y बिलोंग करता होगा a यूनियन c में भी। सिंपल सी बात है, अगर y बिलोंग्स टू c है तो y बिलोंग्स करता होगा a यूनियन c में भी। बट क्वेश्चन कह रहा था कि a यूनियन c तो a यूनियन b के बराबर है, तो इसका मतलब हो गया y बिलोंग करेगा a यूनियन b को। फिर इसके दो पार्ट्स बना दीजिए, y बिलोंग करेगा a को या y बिलोंग करेगा b को। अब देखो इस वाले पार्ट से तो हमारा काम हो गया, इस वाले पार्ट से तो हमारा काम हो गया कि हमने साबित कर दिया कि y जो था जो c में आता था उसने इंप्लाइज कर दिया कि y b में भी आता है। तो यहाँ से c जो है वो सबसेट बन गया किसका, b का। c जो है सबसेट बन गया किसका, b का। लेकिन अब यहां से भी हमें वही चीज लानी है। तो y बिलोंग्स टू, क्योंकि मैंने कहा था ना और में दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं, तो y बिलोंग्स टू a में अगर हम जा रहे हैं तो उसको करने के लिए अब हमें यहां से भी प्रूफ करना है कि y c में भी आता है। तो y अगर देखो a में आता है और पहले हमने माना हुआ था कि y c में आता है ना भाई, तो इन दोनों को यूज करो। यहां से आइए तो हम लिखेंगे कि हमने ये माना था कि y जो है वो c में आता है, और अब y जो है मैंने साबित कर दिया कि इसमें आता है a में भी आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि y बिलोंग करेगा इन दोनों के इंटरसेक्शन को, लेकिन y बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन c किसके बराबर है बोलो, a इंटरसेक्शन b के बराबर है। तो यहाँ पर आप a इंटरसेक्शन b लिख दो। तो यहाँ के दो हिस्से बनेंगे, y a में भी आता है एंड y b में भी आता है। और मेरे को इससे मतलब था y b में आता है, और वो बात जब मुझे मिल जाएगी तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि y जो मैंने माना था वो c में आता है, और इससे इंप्लाइज हो चुका है कि y b में भी आता है। तो यहां से भी साबित हो गया कि c जो है वो सबसेट है किसका, b का। c जो है वो सबसेट है किसका, b का। तो बस अब आपको इसको बना लेना है सेकंड। देखो इसको किसी को भी सेकंड ले लो, मैं इसको ले लेता हूं, और इसको फर्स्ट ले लो, और लास्ट में फिर आपने एक लाइन लिख देनी है बस। लास्ट में आपने एक लाइन लिख देनी है बस कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारा साबित हो गया कि बोलो b किसके बराबर है, c के। तो देख लो भैया, ये है आपका एक अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हैं इस तरह से। तो क्वेश्चन को बनाने का लॉजिक पकड़ो पहले, जब तक आप लॉजिक को नहीं पकड़ेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब देखिए इसी क्वेश्चन को बनाने का मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूं। देखो आप इस मेथड से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन में पहले देख लो गिवन क्या था। क्वेश्चन में गिवन था कि ए का यूनियन बी से और ए का यूनियन सी से बराबर है, और उसके साथ साथ ये भी बराबर था ए का इंटरसेक्शन बी से बराबर है ए का इंटरसेक्शन सी से। तो जो चीज अब गिवन है वो तो लिख ली। अब प्रूफ क्या करना था बोलो, प्रूफ ये करना था कि b बराबर सी होगा, b बराबर सी। तो अब क्या करें, सबसे पहले जो चीज गिवन है ना वहां से अपना प्रूफ स्टार्ट करें। तो क्या गिवन था कि a का यूनियन b से बराबर है a का यूनियन c से। ठीक है, अब क्या करें, दोनों तरफ c के साथ इंटरसेक्शन ले लें। क्या बोला मैंने, दोनों तरफ a c के साथ क्या ले लें, इंटरसेक्शन। ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो उनके इंटरसेक्शन भी किसी के साथ बराबर रहेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं। अब सोचो कि ये वैल्यू क्या हो सकती है, तो इसको देखो आप ऐसे एलिमेंट में सोचो। मैंने कहा था ना कि जब डायरेक्टली ना सोच पाए तो एलिमेंट में सोच सकते हैं। तो आप सोचो कि ए सेट में एलिमेंट है 1, 2, 3, और बोलो बी सेट में सी सेट लेना है क्योंकि इस तरफ हमारे पास सी है। तो सी सेट में जो एलिमेंट्स है वो मान लो है 3, 4, 5। अब ये पूरी वैल्यू निकालो जरा कैसे आएगी। तो बच्चा पहले ए यूनियन सी निकालेगा।
तो ए का सी के साथ यूनियन क्या आएगा, 1 2 3 4 5। फिर मैंने कहा उसका इंटरसेक्शन ले लो सी के साथ। तो बताना चाह रहा इन दोनों में अब इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, इन दोनों में सी और ए यूनियन सी में। तो आपको आंसर्स मिलेंगे कॉमन एलिमेंट, तो 3 4 5, तो 3 4 5 कॉमन आ रहे हैं देखो। और ये मेरे लिए कौन सा सेट है, ये सी सेट है, यानी कि ए का यूनियन सी से इंटरसेक्शन करें वापस सी के साथ तो सी सेट होता है वापस। इसको मैं आगे प्रूव भी करूंगा, अभी मैंने आपको एलिमेंट से प्रूव किया, मैं इसको जैसे एक्स वाई कर रहे थे पीछे, वो अगला क्वेश्चन है उसमें भी हम करेंगे बीच में आगे, लेकिन अभी हम डायरेक्टली इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर वाले पार्ट को तो मैंने सी ली। अब यहां पर आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी लगाइए, तो पहले ए का इंटरसेक्शन होगा सी के साथ, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ यूनियन, फिर ए का इंटरसेक्शन हो सॉरी बी का इंटरसेक्शन होगा सी के साथ। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी याद करिए, ब्रैकेट ओपन करना होता है बस, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, फिर यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो यहां लिख दो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ये आपका आ गया इसकी जगह पे, और यहां पे यूनियन करके लिख दो बी इंटरसेक्शन सी, और बराबर सी करके पहली इक्वेशन बना के छोड़ दो, पहली इक्वेशन बना के छोड़ दो। ठीक है, अब दोबारा से स्टार्ट करो, दोबारा से। ठीक है, अब दोबारा से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो अब मैं क्या करूंगा, देखो जैसे मैं यहाँ पे सी लाया ना, अब मैं साबित करूंगा कि ये वैल्यू बी के बराबर भी है। अब सोचो अगर मैं ये साबित कर दूं ये सेम वैल्यू बी के बराबर है तो बी और सी बराबर हो जाएंगे। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, फिर से मैं लिखूंगा अगेन, फिर से मैंने वहीं से स्टार्ट करना है, ए का यूनियन बी से बराबर है ए का यूनियन सी से, लेकिन इस बार मैं बी के साथ जाऊंगा। जब मुझे सी चाहिए था सामने तो मैं सी के साथ गया, अब मैं बी के साथ। तो ए का यूनियन बी का इंटरसेक्शन ले लो अब बी के साथ, और ए का यूनियन सी का इंटरसेक्शन भी ले लो बी के साथ। आ रहा है समझ में? अब जैसे आपने पिछली बार इसको क्या लिखा था, ये देखो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी क्या लिखा था, बोलो सी लिखा था, तो वैसे अब ये बी बनेगा, वैसे ये बी बनेगा, तो इसको बी लिख दो और यहां डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी लगाओ। तो ए का यूनियन सॉरी ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और उसका यूनियन कर दो सी का इंटरसेक्शन बी के साथ। ठीक है, अब ये तो एज इट इज रखो क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो हमें चाहिए, देखो ये हमें चाहिए, तो ये हमें यहाँ पे रख दो। अब इसको चेंज करो, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखो। अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव होती है, तो बी इंटरसेक्शन सी लिख दो, बट बी इंटरसेक्शन सी आ गया यहाँ पर आपका। ठीक है, अब देखो दोनों बराबर हो गए, ये भी ए इंटरसेक्शन बी है और ये भी बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों बराबर। तो फ्रॉम इसको बना लो अब सेकंड इक्वेशन, इसको बना लो सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए कि फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो सारे बच्चे। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू इसके भी बराबर है सी के, और सेम वही वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ बी के बराबर भी है। तो अब बच्चा लिख सकता है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी बराबर सी। तो लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन कुछ ऐसे एक्स वाइज से प्रूव किया, और अब मैंने ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से भी कर दिया भाई। तो देखो दो तरीके से आप जा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जो आपके लिए बेस्ट हो, आपको जो अच्छा समझ में आ जाए तो वो करिए। ज्यादातर देखो क्वेश्चन में ना ये वाले मेथड सबसे बेस्ट रहता है, थोड़ा लेंथी जरूर होता है लेकिन ये समझ में भी आता है और ढंग से कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी लगा देना, फिर कम्यूटेटिव लगा देना, एसोसिएटिव जो मैं प्रॉपर्टी शुरू में लिखवाई, फिर वो लगाने में कई बच्चों को दिक्कत आ सकती है। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप टाइम बचाने के लिए कर सकते हो। अब उसमें टाइम लगेगा, लेकिन उसमें इस वाले मेथड से अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे आप चीजों को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ए का यूनियन अगर ए इंटरसेक्शन बी से करें ए आंसर आएगा, और सेकंड पार्ट में फिर ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी से करें तो ए पार्ट आएगा। मैं इसका एक पार्ट करके दिखाता हूं, बिल्कुल वैसे ही फिर आप सेकंड पार्ट भी बना सकते हैं। तो आइए मैं इसका फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूं। तो अगर अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो मुझे वही चीज वापस करनी होगी कि मुझे साबित करना होगा, प्रूफ करना होगा कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि x नाम का कोई एलिमेंट है हमारे पास जो कि बिलोंग करता है a का यूनियन a इंटरसेक्शन b को। अब यूनियन के हम दो पार्ट्स बनाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा बन जाएगा x बिलोंग्स टू a, और यहां से बन जाएगा कि x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b। तो हमें तो यही लाना था कि x बिलोंग्स टू a होना चाहिए, तो वो तो यहां से हमें डायरेक्टली मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पे तो x बिलोंग्स टू a हो गया ना, क्योंकि x बिलोंग्स टू पहले ये था, अब x बिलोंग्स टू ये हो गया। तो यहां से तो हमारा प्रूफ हो गया कि a
यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो सबसेट होगा ए का। अब यहां से भी लाएंगे तो यहां से इंटरसेक्शन है तो एंड में ब्रेक कर देंगे, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। और यहां से भी देखिए x बिलोंग्स टू ए आ गया, क्योंकि मैंने कहा था ना कि और अगर आता है तो दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उधर से भी साबित हो गया। अब इधर से भी आप लिख सकते हैं कि ए का यूनियन अगर ए इंटरसेक्शन बी से करें तो वो सबसेट होगा ए का। तो ये हमारा यहाँ से फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट करने के लिए इसका जो दूसरा केस बनाएंगे, अब हम लेट करेंगे कि y नाम का कोई एलिमेंट है जो सेट ए में आता है। अब सोचिए कि y नाम का अगर कोई एलिमेंट है जो सेट ए में आता है तो y बिलोंग्स करेगा a का यूनियन किसी दूसरे सेट के साथ, ले लो z कोई और सेट है तो ऑब्वियसली बात अगर a में आता है तो a यूनियन z में भी आता है। लेकिन अगर अब मैं देखूं मुझे क्या प्रूफ करना है कि y इसमें भी आता है, क्योंकि तभी ये साबित हो पाएगा कि a इसका सबसेट है। तो उस चीज को लाने के लिए मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि z की वैल्यू जो है वो a इंटरसेक्शन b के बराबर है। तो y बिलोंग्स कर जाएगा देखो a का यूनियन a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो वही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर अब ऐसा कर सकते हैं कि a यूनियन z ले लो और z को फिर आप बाद में मान लो कि a इंटरसेक्शन b है। तो y बिलोंग्स टू हो जाएगा a का यूनियन a इंटरसेक्शन b। तो यहां से अब हमारे पास साबित हो गया कि y अगर a को भी बिलोंग करता है और y बिलोंग इसको भी करता है, तो सो यहां से प्रूफ हो गया कि a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन a इंटरसेक्शन b। तो आप देख सकते हैं, इसको बना सकते हैं फिर आप सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब हमने यहां से प्रूफ करा कि ये इसका सबसेट है और a इसका सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम लिख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड से हमें मिल जाएगा कि a का यूनियन अगर हम a इंटरसेक्शन b से करें तो उसका आंसर a आएगा, क्योंकि मैंने इन दोनों को एक दूसरे का क्या बना दिया, सबसेट्स बना दिया। तो इस तरह से देखिए वही कहानी चल रही है बार बार, तो इसी लॉजिक पे आप टिके रहिए। बट मैंने कहा है कि आप एक्स वाई से भी जा सकते हैं और जो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ है, इनको भी आप यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर a सबसेट है b का तो साबित कर दीजिए कि c माइनस बी सबसेट होगा c माइनस a का। तो अगर देखिए a को सबसेट बना दिया b का तो हमें प्रूफ करना है कि c माइनस बी सबसेट होगा c माइनस a का। तो इसका मतलब मुझे बस ये प्रूफ करना है कि x नाम का अगर कोई एलिमेंट c माइनस बी में आता है तो मुझे ये साबित करना होगा कि वही x नाम का जो एलिमेंट है वो c माइनस a में भी आता है। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा डिफरेंस का आइडिया होना चाहिए कि अगर हम दो सेट्स के बीच का डिफरेंस लेते हैं तो उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो देखिए अगर जैसे मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो वेन डायग्राम में आप समझिए थोड़ा c माइनस बी आता कैसे है। तो मान लो कि ये c सेट है और ये b सेट है और ये यूनिवर्सल होता है रेक्टेंगल। तो मैं अगर c में से b हटा रहा हूं तो इसका मतलब मुझे c के एरिया में से, ये पूरा जो c का एरिया है इसमें से मुझे क्या हटाना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन है। तो ये वाला जो एरिया बनेगा देखिए जो मैंने अभी शेड किया है, इसी को c माइनस बी कहते हैं। तो c माइनस बी में देख सकते हैं अब वो एलिमेंट्स आएंगे जो c को तो बिलोंग करेंगे लेकिन b को नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें b का एरिया नहीं आ रहा है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो c को तो बिलोंग करेंगे लेकिन b को नहीं करेंगे। इसको कई बुक में ऐसे भी बोला जाता है कि c माइनस बी जो होता है, c में से अगर आप c और b का जो इंटरसेक्शन होता है अगर वो आप हटा दें, कॉमन एरिया हटा दें, तो मैंने देखो कॉमन एरिया हटा दिया तो वो c माइनस बी कहलाता है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर दे रखा है कि a इज अ सबसेट ऑफ b, यानी कि जो एलिमेंट x में आते होंगे वो सारे एलिमेंट किस में भी आते होंगे, b में भी आते होंगे। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ कि x नाम का कोई एलिमेंट है जो c माइनस बी में आता है। ध्यान से समझिए कि x नाम का कोई एलिमेंट है जो c माइनस बी में आता है। मुझे ये प्रूफ करना है कि यही एलिमेंट c माइनस a में भी आता है। लेकिन अब ध्यान से देखिए इसका क्या मतलब निकलेगा। इसका मतलब ये निकलेगा कि x बिलोंग c तो करेगा एंड लेकिन x बिलोंग नहीं करेगा b को। अभी तो मैंने बताया कि जब c माइनस बी करते हैं तो c के एरिया में से जो b का कॉमन एरिया था उसके साथ हट जाता है। तो यहाँ पे वही एरिया शेड होता है जो सिर्फ c में आता है। तो इसलिए जब भी आप c माइनस बी करेंगे तो x वो एलिमेंट अगर c माइनस बी में मौजूद है तो x बिलोंग टू c तो जरूर होगा लेकिन वो b के अंदर नहीं आएगा, जिसको आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो c के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 और b में मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए 3 4। अब मैं आपको कहूं कि आप c माइनस बी करो तो आपने c में से क्या हटाना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो आप इन देख सकते हैं दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है 3।
तो आप सी में से क्या करेंगे, 3 हटा देंगे क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है, तो आपको मिलेगा 1,2। तो अब जो 1 एलिमेंट में लिख रहा हूं, तो ये 1 देखिए सी में तो मौजूद है, ये जो 1 है वो सी में तो मौजूद है, सी में तो प्रेजेंट है, लेकिन ये 1 किस में प्रेजेंट नहीं है, बी में नहीं है। देखिए 1 बी में नहीं आ रहा है। तो ऐसा होगा जब भी आप कोई ऐसा एलिमेंट लेंगे जो ए सी माइनस बी में होगा, तो इसका मतलब वो सी में तो होगा लेकिन किस में नहीं हो पाएगा, बी में नहीं हो पाएगा। तो इसी लॉजिक को मैं यहाँ पे यूज कर लिया कि अगर x मैंने कोई एलिमेंट लिया जो c माइनस बी में आ रहा है, तो x c में नहीं आएगा, x c में आएगा लेकिन b में नहीं आएगा। अब सोचिए कि अगर a b का सबसेट है, क्वेश्चन कह रहा है इफ a इज सबसेट ऑफ b। अब सोचिए अगर a b का सबसेट है तो फिर जो एलिमेंट b में नहीं होगा वो a में भी नहीं होगा, क्योंकि a के तो सारे एलिमेंट b में आएंगे तभी तो वो सबसेट बनेगा। ध्यान से सुनिए, अगर क्वेश्चन कह रहा है a b का सबसेट है तो a के सारे एलिमेंट b में है, तो भाई जो एलिमेंट बी में मौजूद नहीं होगा वो ए में भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर x बिलोंग टू सी होगा और अगर ए बी का सबसेट है तो फिर x बिलोंग ए को भी नहीं करेगा। उसका कारण है कि ए बी का क्या है, सबसेट है। जैसे अगर मैं देखो यहाँ पर अगर ए कोई सेट बनाऊं जो बी का सबसेट होना चाहिए, तो मैंने ए को ले सकता हूँ 3, ए को क्या ले सकता हूँ 3। अब देखो 3 जो है वो इसका सबसेट बन गया। अब मैं देखो अगर मैं ये मान के चलूं कि इसमें बी में कोई ऐसा एलिमेंट लो जो बी में है ही नहीं, जैसे कि मैंने सपोज करो कि यहाँ पे 5 ले लिया, तो 5 अगर भाई बी में नहीं है तो 5 ए में भी नहीं है। सिंपल सा लॉजिक, अगर 5 ए में नहीं है, सॉरी बी में नहीं है, तो 5 ए में भी नहीं है। तो जब कोई पेरेंट सेट में वो एलिमेंट नहीं है, क्योंकि बी उसका पेरेंट सेट है, ऐसे भी समझ सकते हैं कि बी जो है वो पेरेंट है। तो जब जो चीज पेरेंट में नहीं है तो वो चाइल्ड में भी नहीं होगी, वो ए क्योंकि चाइल्ड सेट है तो वो चाइल्ड में भी नहीं। तो बस अब हमारा काम तो बन गया, क्योंकि x अगर c में आता है लेकिन x a में नहीं आता है, तो ये इंप्लाइज इस बात को करता है कि x बिलोंग करेगा c माइनस a को। अब अपोजिट वे में लिखो ना कि x c में तो आता है लेकिन a में नहीं आता है, तो उसको आप क्या लिखेंगे, c माइनस a, जैसे मैंने इसको ब्रेक किया था। तो अब साबित हो गया कि x बिलोंग टू c माइनस b था लेकिन x बिलोंग टू c माइनस a भी हो गया। तो यहाँ से साबित हो गया कि c माइनस b सबसेट होगा किसका, c माइनस a का। तो ये क्वेश्चन आप देखिए ऐसे बना सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स का नॉलेज होना चाहिए, बट फिर भी मैंने कोशिश करी है उसको इस तरह से वेन डायग्राम के थ्रू, एलिमेंट के थ्रू। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो चीज आपको अल्फाबेट्स में समझ में नहीं आएगी, एक्स वाई की फॉर्म में नहीं आएगी, तो आपको नंबर्स में समझ में आएगी। तो आप ऐसे नंबर्स का एग्जाम्पल लीजिए, देन यू इजिली अंडरस्टैंड की क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ बीच बीच में कि मैं आज जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उनमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको देखो, मैं एक्स वाई के फॉर्म से भी बना सकता हूँ और मैं इसको सिंपल जो प्रॉपर्टीज होती है मैं उससे भी बना सकता हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि एक्स वाई वाले तरीके से जाते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन मैं इसको बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, है ना, इस प्रॉपर्टी से बनाऊंगा। तो क्वेश्चन कह रहा है ए का यूनियन एक्स का लेते हैं और बी का यूनियन एक्स से लेते हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन नहीं है, इंटरसेक्शन है। अगर ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ लेते हैं और बी का इंटरसेक्शन भी एक्स के साथ लेते हैं तो वो 5 होता है, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और ए का यूनियन एक्स के साथ और बी का यूनियन एक्स के साथ बराबर है, तो साबित कर दो कि ए सेट बी सेट के इक्वल होगा। अब ये चीज अगर मेरे को लानी है तो मुझे ये साबित करना होगा कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। ये लॉजिक से भी मैं जा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं दोस्तों कुछ डिफरेंट लॉजिक से मैं प्रूफ कर रहा हूँ, यानी कि प्रॉपर्टीज की मदद से प्रूफ कर रहा हूँ। तो देखिए अब वो काम हम कैसे करेंगे। मैं एक्स वाई वाले तरीके से नहीं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आप एक्स वाई वाले तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो गिवन है उसको उठा लीजिए। तो गिवन क्या है कि ए का यूनियन एक्स से लिया जाए तो वो बी का यूनियन एक्स के बराबर होता है। अब आप दोनों तरफ क्या करें, ए के साथ इंटरसेक्शन ले लें, ए के साथ दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले लें। ये देखो आपने ए लिखा और उसका इंटरसेक्शन लें, किसके साथ, जो आपने ए यूनियन क्या लिखा हुआ है, एक्स। ऐसा आ रहा है समझ में। फिर सेम चीज यहां पर भी कर लें कि ए का भी इंटरसेक्शन ले लें, किसके साथ, बी यूनियन एक्स के साथ। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे मैंने पहले भी किया था अगर आपको याद है। तो दोनों तरफ, क्योंकि दो सेट्स अगर ये बराबर है, ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स बराबर है, तो उनका किसी के साथ इंटरसेक्शन भी बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर अब मैं अप्लाई करूंगा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। तो अब आपको यहाँ पर अप्लाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो याद करिए डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ कैसे अप्लाई होता है। तो जस्ट ओपन द ब्रैकेट, जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसे ही करना है। तो पहले आप लिखोगे ए का इंटरसेक्शन ए के साथ
और उसका यूनियन ले लोगे ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ, ठीक है। बराबर में फिर लिखोगे ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और उसका यूनियन ले लोगे ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ। अब मुझे बताइए कि ए का इंटरसेक्शन ए क्या होता है, इसको हमने क्या नाम दिया था, एडेप्टेंट लॉ। तो ए इंटरसेक्शन ए तो ए ही होता है सर, तो ये तो ए ही आ जाएगा वापस, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज को दिमाग में लाना है जब भी मैं ऐसे क्वेश्चंस करूंगा डायरेक्टली, तो आपको ये प्रॉपर्टीज दिमाग में लानी है। मैंने बताया था इंटरसेक्शन ए होता है, देखिए। तो ये लॉ सारे अगर आपको लर्न रहेंगे तो आप इसका भी इस्तेमाल क्वेश्चन में कर सकते हो और इससे जल्दी आंसर आता है एज कंपेयर टू वो जो हम एक्स वाई वाला तरीका लगाते हैं। चलिए, तो अब ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन ए हो गया ए। अब इसका यूनियन लेना होगा ए इंटरसेक्शन एक्स, बट क्वेश्चन कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है, 5 के, क्योंकि ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स दोनों 5 है, तो इसकी जगह पर आप लिख दो 5। अब ए इंटरसेक्शन बी को कुछ नहीं कर सकते हैं हम, तो उसको एज इट इज लिख लेते हैं, लेकिन इसका यूनियन लेना होगा ए इंटरसेक्शन एक्स के साथ, और ए इंटरसेक्शन एक्स देखो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो इधर भी आप क्या कर सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। अब 5 के साथ अगर हम किसी का भी यूनियन करेंगे तो वही सेट वापस आता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका ए होगा, क्योंकि इन दोनों में जब हम यूनियन लेंगे तो ए के ही एलिमेंट आएंगे सारे। ऐसे इसका अगर मैं लूंगा तो इसके, अब यहाँ पर ए का काम ये पूरा सेट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका आंसर आपको ए इंटरसेक्शन बी के बराबर मिलेगा, और इसको आप बना लेंगे पहले क्वेश्चन, ठीक है। अब जो काम आपने अभी ए के साथ इंटरसेक्शन लेके किया, अब वही सेम काम आप बी के साथ करें, वही सेम काम आप बी के साथ करें। तो अब आप लिखें पहले क्या गिवन था हमारे को, कि ए का यूनियन एक्स के साथ बराबर है बी का यूनियन एक्स के साथ। अब इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, तो आप लिखो बी, अब आप लिखो बी और उसका क्या ले लो, इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के साथ। ऐसे फिर यहाँ पे दोबारा लिखो बी और उसका इंटरसेक्शन ले लो बी यूनियन एक्स के साथ। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करो जैसे आपने पहले किया था, ठीक है। तो बोलो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बी इंटरसेक्शन ए, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है। अब लिखना मैंने लिखा था पहले, बट अब दोबारा मैं नहीं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट आप पेपर में लिख लेना कि भाई मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। तो बी इंटरसेक्शन ए और उसका यूनियन हो जाएगा बी इंटरसेक्शन एक्स के साथ। फिर ऐसे यहाँ लिखोगे बी इंटरसेक्शन बी और उसका यूनियन हो जाएगा बी इंटरसेक्शन एक्स के साथ, ठीक है। अब बताओ बी इंटरसेक्शन ए को क्या ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है तो ये लिख दो इसको। और ये वैल्यू तो 5 है, बी इंटरसेक्शन एक्स देखो 5 है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। बी का इंटरसेक्शन बी से लोगे तो वापस बी आएगा, और बी इंटरसेक्शन एक्स फिर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसका यूनियन लोगे 5 के साथ तो वापस यही सेट आ जाएगा। ये ध्यान रखो, किसी भी चीज का अगर आप यूनियन 5 के साथ लोगे तो वही सेट वापस आता है, और किसी भी चीज का इंटरसेक्शन 5 के साथ लोगे तो 5 आता है, ठीक है। तो अब ये ए इंटरसेक्शन बी वापस आ गया यहाँ से, और यहाँ से बी का यूनियन 5 से लूंगा तो ये बी हो जाएगा, और इसको बना दूंगा मैं सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को कंपेयर कर ले, तो देखो ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है, ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड यूज करें तो ए किसके बराबर आ गया, बी के, और यही हम चाहते थे, और यही तो हम चाहते थे कि ए किसके बराबर प्रूफ करना है, बी के। आप यही सेम क्वेश्चन एक्स और वाई के टर्म्स में भी कर सकते हैं। यदि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें फिर एक्स बिलोंग्स टू ए लेना पड़ेगा, फिर साबित करना पड़ेगा कि एक्स बी में भी आता है, फिर अगली बार आपको वाई बिलोंग्स टू बी लेना पड़ेगा, फिर साबित करना पड़ेगा कि वाई ए में भी आता है, तब जाकर ये दूसरे के सबसेट बनेंगे, तो फिर ए इक्वल टू बी आएगा। बट वो प्रोसेस थोड़ा लेंथी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि ये क्वेश्चन आप इस मेथड से बनाएं ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। तो बस इसमें याद रखना है कि एक बार ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है और एक बार बी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो भी क्वेश्चन में चीजें गिवन है वो डायरेक्टली आपको लगा दें। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज लिखवाई थी तो इसको मैंने डी मॉर्गन्स लॉ नाम दिया था, अगर आपको याद हो तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है। तो मैं इसका भी एक पार्ट आपको करके दिखाता हूँ, और ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब बढ़िया कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको कॉम्प्लीमेंट का पहले एक बेस बना देता हूँ ताकि आपको मेरी बातें जो है समझ में आ जाए। देखिए, जब भी हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसका मतलब होता क्या है ना, वो थोड़ा समझ लो। अब जैसे क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं ए डैश से, तो ए डैश के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं एक्स नाम के, वो सच दैट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ए को बिलोंग नहीं करते हैं,
बस ये याद रखिए कि ए के अंदर ए के कॉम्प्लीमेंट करने पर वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में होते ही नहीं है। यानी किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है। ठीक है, तो ये चीज याद है, जब यूनिवर्सल सेट में से हम ए के सारे एलिमेंट हटा देंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो एक्स ए को फॉलो करता होगा तो वो एक्स कभी भी ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब उसको आप उसको माइनस ही कर देंगे उसमें से तो वो सेट में नहीं पहुंचेगा। तो याद रखो जो भी एक्स ए में आता है वो एक्स कभी ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आता है। और इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर कोई भी एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में आता है तो फिर वो उसके ए सेट में नहीं आएगा। तो दोनों बातों से आपको दोनों तरीके से याद रखना है कि अगर एक्स ए में है तो फिर एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और अगर एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में है तो फिर एक्स कहां नहीं होगा, ए के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोनों चीजों को ध्यान रखना है। तो आइए अब मैं इसमें से आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूं, तो देखिए बच्चे कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर। अब देखो ये इसके बराबर तभी मैं ला पाऊंगा जब मैं इन दोनों को एक दूसरे का क्या बनाऊंगा, सबसेट बनाऊंगा। तो मुझे साबित करना होगा कि यहां पर ये साबित करना होगा कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है ये सबसेट है इसका, और फिर मुझे यहाँ पे प्रूफ करना होगा कि ये जो है एलिमेंट यहाँ पे ये आपका सबसेट है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। इसको इसका सबसेट बनाना होगा, इसको इसका सबसेट बनाना होगा। तो आइए कैसे स्टार्ट करेंगे। तो हम प्रूफ कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आइए तो अब ये काम हम कैसे कर सकते हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने लेट किया कि x नाम का कोई एलिमेंट है जो a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में आता है। ध्यान से सुनना तभी समझ पाओगे। x नाम का कोई एलिमेंट है जो a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट। अभी मैंने बताया था कि जो चीज किसी के कॉम्प्लीमेंट में आती है तो वो चीज उस सेट में नहीं आएगी जिसका वो कॉम्प्लीमेंट था। ठीक है, जैसे यहाँ था कि अगर x अब a के कॉम्प्लीमेंट में आता है तो फिर वो x a में नहीं होगा। तो ऐसे अगर वो कह रहा है कि x बिलोंग करता है a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट को, तो मेरे भाई x बिलोंग नहीं करेगा किसको, a यूनियन b को। ठीक है भाई, सारा समझ में सभी को। तो x बिलोंग नहीं करेगा a यूनियन b को। तो देखिए अब मैंने लिख दिया कि x बिलोंग नहीं करेगा a यूनियन b को। अब यहां पर कहानी में ट्विस्ट है। अब कहानी में क्या ट्विस्ट है वो समझना होगा। नॉर्मली अभी तक हम जितने क्वेश्चन बना रहे थे वहां पर हम यूनियन को हमेशा और में डिवाइड करते थे, जो और में डिवाइड करते थे क्योंकि वो एलिमेंट ए में भी हो सकता था, बी में भी हो सकता था। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सुने, क्योंकि ये बिलोंग वाला केस नहीं है, नॉट बिलोंग वाला केस है। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन बनाए सब बिलोंग वाले पे बनाए, ये नॉट बिलोंग कह रहा है। तो आप खुद सोचिए कि जैसे कि मान लो अब ए कोई सेट है, मान लो 1, 2, 3, और भाई बी कोई सेट है मान लो 3, 4। बच्चा इसका यूनियन लेता है और उसको मिलेगा 1, 2, 3, 4। तो भाई देखो अब मैंने बताओ इसमें कोई ऐसा एलिमेंट बताओ ए यूनियन बी में जो नहीं आता है, क्योंकि मुझे एक्स ऐसा एलिमेंट लेना है जो ए यूनियन बी में नहीं आता है। तो मैंने 5 ले लिया। तो देख सकते हैं 5 बिलोंग नहीं करता है ए यूनियन बी को। तो भाई अगर 5 ए यूनियन बी में नहीं आ रहा है तो 5 ना ए में आ रहा है ना 5 बी में आ रहा है। 5 ए में भी नहीं आएगा एंड बी में भी नहीं आएगा। और की कहानी नहीं है यहाँ पे कि उसमें आ सकता है उसमें नहीं आ सकता, ऐसा नहीं होगा, एंड लगेगा इस बार। क्योंकि अगर कोई चीज ए यूनियन बी में नहीं आ रही है तो वो कंफर्म है ना मेरे भाई कि वो 5 में भी नहीं आएगी एंड फिर वो बी में भी नहीं आएगी, सॉरी ए में भी नहीं आएगी और बी में भी नहीं। भाई जब जो चीज ए और बी में नहीं आएगी तभी तो वो फिर उनके यूनियन में भी नहीं आएगी ना। ये चीज को आपको यहाँ समझना है। तो आप देख भी सकते हैं कि इससे प्रूफ भी हो रहा है कि 5 ए में भी नहीं आता है एंड वही 5 आपका बी में भी नहीं आता है। तो इसी 5 को आप सोचो कि ये x है। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना सारे बच्चे, कि x बिलोंग्स टू a नहीं होगा एंड x बिलोंग्स टू b भी नहीं होगा। और एंड को हम क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन। तो मैं लिख सकता हूं इसको x बिलोंग नहीं करेगा a के कॉम्प्लीमेंट को। सॉरी, अब देखिए यहाँ पे कहानी में फिर से कहानी बनाएंगे क्योंकि मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट लाना है ना। तो अगर x सोचो a में नहीं आता है तो ऑब्वियस सी बात है x a के कॉम्प्लीमेंट में आएगा, है ना भाई। अगर x बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू a है तो x बिलोंग्स टू a का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये देखो यहां से देख सकते हैं सारे बच्चे, ठीक है। और एंड इसको लिख सकते हैं x बिलोंग करेगा b के कॉम्प्लीमेंट को। तो अब एंड लगाया तो उसको हटा के क्या लिख सकते हैं, वापस इंटरसेक्शन। तो x बिलोंग कर जाएगा a और b के कॉम्प्लीमेंट का
इंटरसेक्शन। तो भाई यहां थोड़ा समझना है, यहां कहानी में ट्विस्ट है। ये अच्छा क्वेश्चन, डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ। तो यहां पर ये समझने वाली बात है कि अभी तक हम यूनियन को और में तोड़ते थे, बट बिलोंग में तोड़ते थे, ये नॉट बिलोंग है। तो नॉट बिलोंग की कहानी सिंपल है कि भाई जो चीज ए यूनियन बी में नहीं है तो कंफर्म होगी कि वो ए में भी नहीं होगी एंड वो बी में भी नहीं होगी, एंड में टूटेगा। अब जब एक्स ए में नहीं आ रहा तो ए के कॉम्प्लीमेंट में आएगा, एक्स बी में नहीं आ रहा तो ऑब्वियस बात है बी के कॉम्प्लीमेंट में आएगा, जो बात मैंने यहाँ बताई थी आपको अभी, ठीक है। और जब वो एंड लगा के इंटरसेक्शन में ले आओ, तो मैंने साबित कर दिया कि एक्स इसमें आ रहा है और उसको फिर प्रॉपर्टी का यूज करके एक्स इसमें भी आ गया। तो यहां से अब मैंने प्रूफ कर दिया कि भाई ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो सबसेट बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये मेरा बन गया कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट। तो देखिए अब हमने इसका हाफ पार्ट कर दिया, अब हमें प्रूफ करना होगा कि ये इसका सबसेट है। तो उसके लिए अब हम लेट करेंगे कि y नाम का कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है a के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, और अब हमें साबित करना होगा कि यही y बिलोंग करेगा a यूनियन b के होल कॉम्प्लीमेंट को। तो फिर ये इसका सबसेट बन जाएगा, तो बात हो जाएगी हमारी। तो देखो अब मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा, y बिलोंग a का कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग करेगा b का कॉम्प्लीमेंट, है ना भाई, क्योंकि एंड से तोड़ते हैं, याद रखिए। अगर y a के कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है तो फिर y कहां नहीं आएगा, a में नहीं आएगा, है ना भाई। इसी तरह से y अगर b के कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है तो y कहां नहीं आएगा, b में नहीं आएगा। भाई सिंपल सी बात है, जब कॉम्प्लीमेंट में होगा वो सेट में नहीं होगा, जो सेट में होगा वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, ठीक। अब ये देखिए, अगर सोचिए कि y a में भी नहीं है और y b में भी नहीं है, y a में भी नहीं है और y b में भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उनके यूनियन में भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जो चीज a और b में नहीं है तो उनके यूनियन में कहां से आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि y बिलोंग नहीं करेगा उनके यूनियन, ठीक है। जब भाई कोई चीज a में भी नहीं है और b में भी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है उनके यूनियन में कहां से आएगी। अब इसको हटाएंगे तो y बिलोंग हो जाएगा फिर a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट, जो मैं चाहता हूं। जैसे ही मैं नॉट बिलोंग हटाऊंगा कि y नॉट बिलोंग कर रहा है ना a यूनियन b को, तो फिर y बिलोंग करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट को, तो a यूनियन b का क्या कर दो यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो बस अब साबित हो गया, देखो कि y इसका भी बिलोंग कर रहा है और यहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो अब इससे क्या साबित हो गया कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा a यूनियन b के होल कॉम्प्लीमेंट का। और इसको बना लो सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बताओ क्या मिला। तो हमें मिला कि ये दोनों दूसरे के सबसेट बन गए, तो a यूनियन b का जो होल कॉम्प्लीमेंट होगा वो बराबर हो जाएगा a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का। अब यही सेम लॉजिक लगाकर आप इसका सेकंड पार्ट ट्राई करिए, ठीक है। उसमें भी आपको ये प्रूफ करना है कि ये इसका सबसेट है और ये जो राइट वाला है ये लेफ्ट वाले का सबसेट है। और जब ये काम आप कर देंगे तो बात बन। बट इसमें याद रखना कि बिलोंग में कैसे चलते हैं और नॉट बिलोंग में कैसे चलते हैं, और ऊपर से ये दो चीजें जो मैंने यहाँ पे बताई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी से हम चल रहे हैं यहाँ पर कि वो चीज जब उसके कॉम्प्लीमेंट में है तो उसके सेट ए में नहीं है, और जब वो सेट ए में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। तो वो लॉजिक को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। तो इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं, और ये है अब हमारा आखिरी क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये P जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेट के आगे लिखा हुआ है, इसको पावर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए, पावर सेट कहते हैं। पावर सेट क्या होता है, वो सबसेट का एक सेट होता है। जब हम किसी भी सेट के सबसेट्स बनाते हैं तो उसका एक वो क्या होता है, उसका सेट बना लीजिए। जैसे कि देखिए मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा कि क्या समझाएंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए ए कोई सेट है 1,2, और अगर टीचर ये कह रहा है कि इसका आप पावर सेट लिखिए, क्या लिखिए, P ऑफ ए लिखिए, तो आपने पहले इसके क्या बनाने हैं, सारे सबसेट्स बनाने हैं। तो सबसेट्स का फॉर्मूला याद करो क्या होता है, जितनी भी कार्डिनलिटी होती है, जैसे इसके पास 2 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 2, 4 सबसेट बनेंगे। तो पहला सबसेट हमेशा 5 बनेगा, फिर 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, क्योंकि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और उसके बाद अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब ये जो आपने सबसेट्स बना लिए सारे के सारे, इनको उठा के आप एक सेट में डाल दो और वो ही बन जाता है उसी सेट का क्या, पावर सेट। तो जब भी हमें किसी भी सेट का पावर सेट बनाना है तो आपको पहले उसके सारे सबसेट्स लिखने हैं और उसको फिर एक सेट में डाल देना है।
तो याद रखिए किसी का भी पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स नहीं होते। जनरली हमारे सेट में एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3, लेकिन जब किसी का पावर सेट बनता है तो उसके अंदर उसके क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो उसके सबसेट होते हैं। ये जो है फाई क्या है, ये क्या है, ये जो फाई है या फिर ये जो मैंने ए बनाया ये सबसेट है ऑफ किसके, सेट ए के। तो उसी लॉजिक को मैं यहाँ यूज करूंगा। देखो ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। आइए अब मुझे यहाँ पर भी ये प्रूफ करना है, मतलब गिवन क्या है कि ए का पावर सेट और बी का पावर सेट अगर बराबर है तो साबित कर दीजिए ए और बी आपस में इक्वल होंगे। तो मुझे ए को पहले बी का सबसेट बनाना होगा, फिर मुझे बी को ए का सबसेट बनाना होगा। तो आइए पहले इसका फर्स्ट पार्ट बनाते हैं। तो लेट कर लो कि x नाम का कोई एलिमेंट है जो कि आपके ए सेट में आता है। ध्यान से सुनना, ठीक है, x नाम का कोई एलिमेंट है जो ए सेट में आता है। अब मुझे जो प्रूफ करना है कि यही x नाम का एलिमेंट बी सेट में भी आता है। तो देखो अब जो एलिमेंट ए में आता है तो वो उसके सबसेट में तो आएगा ही आएगा। जैसे ये देखो इसमें 1 आ रहा है, तो जब मैंने इसका सबसेट बनाया तो 1 का सबसेट बनेगा ही बनेगा। तो मान लो उस x एलिमेंट का जो सबसेट बनेगा वो कैपिटल X बनेगा। तो कैपिटल X जो होगा वो बिलोंग करेगा किसको, बोलो P ऑफ ए। क्योंकि जब आप उसका पावर सेट बनाओगे तो उसके अंदर ये सबसेट आ जाएगा। ध्यान से सुनो, ये देखो 1 जो है वो बिलोंग करता है ए को, लेकिन जब मैं 1 का सबसेट बना दूंगा तो वो बिलोंग करेगा P ऑफ ए को, क्योंकि P ऑफ ए के अंदर जाता है उसका सबसेट। तो उसी 1 को मैंने पहले माना x, और जब मैंने उस 1 का सबसेट बना दिया तो मैंने उसको मान लिया कैपिटल X। तो कैपिटल X इज नॉट अ एलिमेंट, कैपिटल X इज अ सबसेट ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट का जो मैंने मतलब एक सेट बना लिया, सबसेट बना लिया, उसकी बात होती है। तो 1 का सबसेट बनेगा तो वो बनेगा करली ब्रेसेस में 1। तो यही को मैं क्या मान ले रहा हूं, x। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू P A है, बट क्वेश्चन तो कह रहा था कि P ऑफ A किसके बराबर है, P ऑफ B के बराबर है। तो यानी कि यही जो सबसेट है x, ये B का के पावर सेट में भी आता होगा। अब सोचिए कि अगर x B के पावर सेट में आता होगा वो तभी आएगा जब वो उसका सबसेट में आएगा, और सबसेट में वो तब आएगा जब वो उसका एलिमेंट होगा। तो देखिए अब मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि कैपिटल X बिलोंग करता है P ऑफ B को। अब सोचिएगा कैपिटल X बिलोंग करता है P ऑफ P को, यानी कि वो आपके पावर सेट में आ रहा है B के, तो ऑब्वियस सी बात है वो B सेट का एक एलिमेंट रहा होगा, तभी तो उसके पावर सेट में आएगा, उसका सबसेट बनेगा। तो इसलिए स्मॉल x बिलोंग कर जाएगा, बोलो किसको, B को। अब x A में भी आता था और वही x अब B में भी आता है, तो साबित हो गया यहां से कि A इज अ सबसेट ऑफ B, और ये बन गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेम यही प्रोसेस से हम बनाएंगे इसका दूसरा पार्ट, लेकिन इस बार हम लेट करेंगे कि y नाम का कोई एलिमेंट है जो B सेट में आता है। तो फिर कैपिटल Y नाम का उसका जो सबसेट बनेगा, है ना भाई, कैपिटल Y नाम का जो उसका सबसेट बनेगा वो बिलोंग करेगा P ऑफ B को। बिल्कुल सेम तरीके से जो भी मैंने आपको समझाया यहाँ पे, ठीक है, वही सेम चीज करना है जो आपने A के साथ किया। अब बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि P ऑफ B तो किसके बराबर है, P ऑफ A के। तो यहाँ पर आप P ऑफ B को हटा के क्या लिख सकते हैं, P ऑफ A। और जैसे ही साबित हुआ कि Y नाम का जो सबसेट है वो P ऑफ A का हिस्सा है, तो इसका मतलब जो उसका जो एलिमेंट है जिसका वो सबसेट बनाया था तुमने, तो वो Y बिलोंग कर जाएगा A को। तो अगर Y B में भी आता था और आपने साबित कर दिया Y A में भी आता है, तो सो साबित हो गया कि B इज सबसेट ऑफ A, और इसको बना लो सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जब A B का सबसेट बन गया और B A का सबसेट बन गया, तो A बोलो किसके बराबर आ जाएगा, B के। A किसके बराबर आ जाएगा, बोलो B के। तो देखा बच्चे, इस तरह से आप ये सभी क्वेश्चन कर सकते हैं जो मैंने आपको आज की क्लास में कराए। और जिन बच्चों को भी लगता है कि प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बड़े काम की थी। और अगर आप ये सभी क्वेश्चंस कर लेते हैं जो मैंने आज कराए हैं, यही आपको पेपर में भी एज इट इज मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को लगातार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर इनके जैसे क्वेश्चंस और बना लीजिए, तो बात आपकी बन जाएगी इन प्रॉपर्टीज को यूज करने की। आप इन क्वेश्चंस को इन प्रॉपर्टी से भी यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ऐसे XY वाले तरीके से भी बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर किया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये जानकारी जो है, इंफॉर्मेशन जो है, ये पहुंच सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम अपने चैनल में लेकर आते हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमारे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, वहां पर भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताता हूँ बच्चों को क्वेश्चंस करने की। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।